तो गुड इवनिंग सभी को। और आज जो जीव विज्ञान है जय प्रक्रम, उनका वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव थ्योरी तो हमारे ऑफलाइन क्लास में हो चुके हैं, और ऑब्जेक्टिव उसके साथ जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उनको मैं सॉल्यूशन करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो जल्दी से दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। विश्वास है ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव के साथ साथ प्लस हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सब्जेक्टिव भी पढ़ने वाले हैं। सब्जेक्टिव भी पढ़ने वाले हैं। और एक बात ध्यान रखना है, अभी जो हम लोग जैव प्रक्रम पढ़ेंगे, जैव प्रक्रम में केवल हम लोग पोषण वाले क्वेश्चन को देखेंगे। केवल पोषण वाले क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, केवल पोषण वाले को। अगर बात करें, ये क्वेश्चन रहा आपके सामने, कूटपाद किसमें पाया जाता है। यदि बात करें कूटपाद की, तो ये कहा कूटपाद किसमें पाया जाता है। क्या वो पैरामीशियम है, क्या वो यूग्लिना है, क्या वो अमीबा है, या कोई नहीं है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, इस प्रकार से जो जीव होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से जो जीव होते हैं, ऐसे जीव को हम लोग क्या कहते हैं, अमीबा कहते हैं। ऐसे जीव को हम लोग क्या कहते हैं, अमीबा कहते हैं। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, आपको ध्यान रखना है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। इसके शरीर के ऊपर उंगली जैसे उभार पाए जाते हैं। उंगली जैसे उभार पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कूटपाद कहते हैं। उंगली जैसे जो उभार होगा उसे क्या कहेंगे, कूटपाद कहेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो हमारा कूटपाद पाया जाएगा, किसमें पाया जाएगा, अमीबा में पाया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर बात करें यूग्लिना का, यूग्लिना हमारा क्या है, स्वपोषी जीव है। यूग्लिना क्या है, स्वपोषी जीव है। जीव यहाँ पर हम जंतु कह सकते हैं। यूग्लिना एक एनिमल है जो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण करेगा उसे क्या कहेंगे, स्वपोषी। तो यूग्लिना ऐसा ही जीव है जो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही जवाब हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन का यदि बात करें, तो प्रकाश संश्लेषण होता है क्या, रात में होता है, दिन में होता है, रात दिन दोनों, सुबह शाम। तो सबसे पहले बात करें ये प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। बात करें किसका, प्रकाश संश्लेषण का। ये जो प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण, ये प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो कहेंगे हरे पौधों द्वारा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल जल तथा CO2 के मदद से ग्लूकोज का संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ठीक है, यानी जब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, तो आपको पता होना चाहिए, जब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कहा, तो हम ये भी इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश संश्लेषण होगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए प्लस जल चाहिए। ठीक है, और सूर्य का प्रकाश चाहिए, ठीक है, और क्या चाहिए,
क्लोरोफिल चाहिए, जिसको हम लोग पर्णहरित कहते हैं, और उत्पाद के रूप में ग्लूकोज बनता है, C6H12O6 ग्लूकोज बनता है, प्लस जल भी बनता है, प्लस ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। आपको पता होना चाहिए ये जल के अणु जब टूटते हैं, एक चीज यहाँ ध्यान रखना है, समीकरण को अगर संतुलित करिएगा तो यहाँ पर 6 लगा करके, यहाँ 12 लगा करके, और हर जहाँ जहाँ 6 नहीं है 6 लगा करके, ऐसे समीकरण हमारा क्या हो जाएंगे, संतुलित हो जाएंगे। इस तरह से हमारा प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण हो गया। और जल के अणु दो भागों में टूटते हैं, ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये हमारा क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाएं दिन में होती है, क्योंकि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति चाहिए, सूर्य प्रकाश दिन में आता है, अतः हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ पर? चलिए दूसरा बात करते हैं, क्लोरोफिल वर्णक, जो क्लोरोफिल जिसे हम लोग पर्णहरित भी कह देते हैं, ठीक है। तो इसका रंग कैसा होता है ये पूछा, क्या हरा होता है, नीला होता है, लाल होता है, सफेद होता है। तो पर्णहरित का रंग कैसा होता है, हरा होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। पर्णहरित का रंग कैसा होता है, हरा होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों सबसे पहले यदि बात करें हम, तो आपको ध्यान में रखना है ये जो लवक होता है, लवक ये पादप अंग है, ये पेड़ पौधा की कोशिका में पाया जाता है। पेड़ पौधों के सेल्स में पाए जाते हैं। लवक किस में पाए जाते हैं, पेड़ पौधों के सेल्स में पाए जाते हैं। और ये जो लवक जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, जो पेड़ पौधों में होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं जिसको हम कहते हैं हरित लवक, क्या कहते हैं, हरित लवक। दूसरा होता है जिसको हम लोग कहते हैं वर्णी लवक। तीसरा होता है जिसको हम लोग कहते हैं अवर्णी लवक, ठीक है। इसको हम लोग हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं, इसको हम लोग क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, इसको हम लोग ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। ये 3 प्रकार का होता है। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है ये जो हरित लवक होता है ये हरा रंग का होता है, और ये पाया कहाँ जाता है, आपको कहना है तना में और पत्तियां में ये पाया जाता है। कौन सा, हरित लवक। इसी पर बात करें कि इसका वर्णी लवक का, आपको पता है ये विभिन्न रंग का होता है, प्रायः लाल रंग होता है, तो विभिन्न रंग कह सकते, विभिन्न रंग होता है। और ये कहाँ पाया जाएगा, तो ये आपको कहना है ये फूल में, ठीक है, और फल में पाया जाएगा, क्योंकि उसी का रंग तो विभिन्न प्रकार का होता है। अवर्णी लवक का बात करें, इसका ये रंगहीन है, इसका कोई रंग नहीं है। और ये कहाँ पाया जाएगा, आपको कहना है जड़ में, ठीक है। ये प्रायः भोजन संचय का काम करता है, यानी भोजन को जमा रखने का काम करता है, जड़ में भोजन जमा रहता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारा हो गया, तो आपको ये लवक के बारे में जानकारी मिल गई, ठीक है। हरित लवक के अंदर ही क्या होता है, पर्णहरित होता है, क्लोरोफिल होता है हरित लवक के अंदर, ठीक है। तो ये पेड़ पौधे की कोशिकाओं में पाए जाते हैं लवक। ये आपको क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, हरा होता है, ये बात आपको क्लियर हुआ। दूसरा है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, क्या टीबी होता है, मधुमेह होता है, एनीमिया होता है, उच्च रक्तचाप होता है। तो सबसे पहले बात करें रक्त में यदि आयरन की कमी हो जाए, अगर बात करें रक्त में आयरन की कमी, रक्त में आयरन की कमी को हम लोग कहते हैं रक्त अल्पता, इसी को हम लोग एनीमिया कहते हैं, इसी रक्त अल्पता को क्या कहते हैं, एनीमिया के नाम से जानते हैं। अगर आपको कोई पूछ देगा प्रोटीन के कमी से कौन सा रोग होता है, प्रोटीन के कमी से रोग पूछ देगा,
तो आपको कहना है प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरकर होता है, क्वाशियोरकर बीमारी होता है, ठीक है। और मरसमस बीमारी भी होता है, मरसमस, है ना। तो ये 2 प्रकार की बीमारी आपको ध्यान में रखना, किसके कमी से? प्रोटीन की कमी से। अगर इसी प्रकार से यदि बात करें आपको विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से आपको रोग कहेगा, तो आपको कहना है इसके कमी से जो रोग होगा वो होगा कौन सा? रतौंधी बीमारी होगा, ठीक है, रतौंधी। उसी प्रकार से यदि बात करें विटामिन बी के कमी से, विटामिन बी के कमी से, बी की कमी से आपको कहना है बेरी बेरी होगा। बेरी बेरी को हम लोग अपंगता कह सकते हैं, अपंगता, ठीक है, अंग काम नहीं करता है, ये बातें। अगर बात करें विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से आपको कहना है अस्कर्वी बीमारी होगा, है ना। और ये इम्पोर्टेंट है, विटामिन सी से एक और बात याद रखना है, घाव नहीं भरता है, यानी घाव नहीं भरता है। अगर आपको कोई घाव हो जाता है, विटामिन सी का जब कमी होगा तो वो घाव जल्दी ठीक नहीं होगा, तो इसका मतलब आपके शरीर में विटामिन सी की क्या हो गई है? कमी हो गई है। घाव को जल्दी ठीक करना है तो विटामिन सी की पूर्ति करनी होगी। एक चीज आपको ध्यान रखना है, अगर आपको कहीं विटामिन डी का बात करें, विटामिन डी की कमी से तो आपको क्या कहना है? हड्डी कमजोर हो जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? रिकेटस बीमारी के नाम से जानते हैं, रिकेटस। हड्डी मुड़ने लगता है, इस बीमारी में हड्डी मुड़ने लगता है, टूटने लगता है। अगर बात करें विटामिन ई के कमी से क्या होगा? आपको कहना है बांझपन बीमारी होगा, यानी जनन क्षमता में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी, संतान उत्पत्ति होने में दिक्कत होगा। अगर बात करें विटामिन के की बात करेगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त थक्का नहीं जमता है, रक्त थक्का नहीं जमता है, ठीक है। अगर कहीं पर कट गया तो वो थक्का नहीं जमेगा, तो ये किसके? विटामिन के की कमी से। डी का एक चीज याद रखना, इसका जो स्रोत होता है, डी का स्रोत क्या होता है? सूर्य होता है, सूर्य के प्रकाश, है ना। इससे शरीर स्वयं संश्लेषण कर लेता है, ये बात आपको ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि लिखने में आपको समय लगेगा। आगे बढ़े, ठीक। दूसरा है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? अगर बात करें कोई पोषण क्या है? पोषण को न्यूट्रिशन कहते हैं। पोषण एक प्रक्रम है, पोषण वह प्रक्रम है जिसमें क्या होते हैं? जिसमें पोषक तत्व ग्रहण किया जाता है, पोषक तत्व ग्रहण कर उनसे शरीर के टूट फूट का मरम्मत होता है ना। पोषण वह प्रक्रम है जिसमें पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, भोजन के साथ साथ उनसे क्या होता है? शरीर के टूट फूट का मरम्मत होता है, कहीं पर शरीर कट फट गया वो ठीक ठाक होता है। तो ये पोषण, इस प्रकार से ऊर्जा की प्राप्ति भी हो जाती है पोषण के बाद, ठीक है। पोषण होने के बाद हमारे शरीर में ग्लूकोज बनता है, जब हम श्वसन करते हैं तो वो दोनों जो है मिल करके ऊर्जा का निर्माण कर देता है, तो ये पोषण। अगर बात करें पोषण का, तो ये जो पोषण होता है दोस्तों, पोषण 3 प्रकार के होते हैं। ये जो पोषण होते हैं, पोषण 3 प्रकार के होते हैं। अच्छा, एक मिनट, पहले तो बात करें पोषण 2 प्रकार के होते हैं। पोषण 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये 2 प्रकार जो हमारा होता है, एगो को बोलते हैं स्वपोषी पोषण, स्वपोषी
पोषण और दूसरा होता है जिसे हम लोग परपोषी पोषण के नाम से जानते हैं, परपोषी पोषण कहते हैं। अगर बात करें स्वपोषी पोषण का, तो ये जो स्वपोषी पोषण होता है तो आपको ध्यान में रखना है, स्वपोषी पोषण केवल पौधों में होता है, हरे पौधों में क्या होता है, स्वपोषी पोषण होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर बात करें परपोषी पोषण का, इसे हम लोग 3 पार्ट में बांट सकते हैं, परपोषी पोषण को 3 पार्ट में बांट सकते हैं। पहला होता है सड़े गले चीजों से जो पोषण करेगा उसे कहेंगे मृतजीवी पोषण। कौन सा? मृतजीवी पोषण, जो सड़े गले चीजों से पोषण करेगा। दूसरा होता है परजीवी, दो दूसरों का बना बनाए भोजन करेगा उसको परजीवी कहेंगे, और उसके शरीर में होने वाले पोषण को परजीवी पोषण कहेंगे। उसके बाद होता है प्राणिसम। प्राणिसम के अंतर्गत वो होते हैं कि जब भोजन को ग्रहण कर उनसे ऊर्जा निर्माण करता है, उसको कहते हैं प्राणिसम। आपको उदाहरण ध्यान रखना है दोस्तों। उदाहरण में बात करें, मृतजीवी में हमारा क्या हो जाएंगे, कवक हो जाएंगे, इसके साथ हमारा बैक्टीरिया हो जाएंगे, ठीक है। परजीवी के अंतर्गत हमारा क्या हो जाएंगे, परजीवी जो मच्छर हो गया, है ना, ये बनाए बनाए भोजन खाता है, जूं हो गया, है ना। और इसके बाद प्राणी सब में एक याद रखना है, अमीबा आता है, भोजन का अंतर्ग्रहण करके पाचन करता है इसीलिए, और मानव जैसे बड़े प्राणी ये सब इसके अंतर्गत आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो पोषण इस प्रकार से 3 प्रकार का हो गया। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है बन जाता है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाए जाते हैं। अब आप लोग बताइए कवक में पोषण की कौन सी विधि पाए जाते हैं, तो आपको कहना है तो कवक में कौन सा पाया जाता है, मृतजीवी पोषण पाया जाता है। दोस्तों यदि बात करें पादप का, तो कुछ पादप ऐसे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले पादप का बात करते हैं। इसे हम लोग 2 पार्ट में बांट देते हैं। एक पादप ऐसा होता है जिसको हम लोग मृतजीवी कहते हैं, दूसरा को हम लोग क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। अगर बात करें मृतजीवी पादप का, तो आपको याद रखना है गोबर छत्ता क्या है, मृतजीवी पादप है ना। मृतजीवी ये सड़े गले चीजों पर उगता है। और परजीवी में आ गया कौन सा, अमरबेल। परजीवी में कौन सा आ गया, अमरबेल। एक चीज और आपको ध्यान में रखना है जो इम्पोर्टेंट है, अगर बात करें हम किसका, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें नाइट्रोजन की कमी के कारण कीट को खाने लगते हैं। हालांकि उसके अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है तो वो स्वपोषी हुआ, लेकिन नाइट्रोजन की पूर्ति नहीं होती है। नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए वह कीट का भक्षण करने लगता है। स्वपोषी होने का मतलब उसके अंदर भोजन तो बनता है लेकिन नाइट्रोजन नहीं बनता है, तो नाइट्रोजन का जरूरी है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, कीट का भक्षण करने लगते हैं, तो इसलिए उसको कीटभक्षी कहते हैं। तो कीटभक्षी जो होते हैं, कीटभक्षी कैसा पौधा होता है, तो कहेंगे यह स्वपोषी भी होता है प्लस परपोषी भी होता है। स्वपोषी और क्या होता है, परपोषी। क्योंकि स्वयं प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाता है तो स्वपोषी हो गया, कीट का भक्षण करता है तो परपोषी हो गया। ये कीटभक्षी पौधा स्वपोषी परपोषी दोनों होते हैं। इसका एग्जाम्पल यदि आपको कहेगा तो आपको कहना है घटपर्णी, है ना, इसको पिचर प्लांट भी कहते हैं। ये हमारा कीटभक्षी पौधों का क्या हो गया, उदाहरण हो गया। क्लियर है, ये आप स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा बात करते हैं, ऑक्जिन क्या है। तो खैर ये एक हार्मोन है, लेकिन अभी हम ये नियंत्रण चैप्टर का है तो अभी इसको नहीं देखेंगे। तो ये हार्मोन है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए दूसरा है स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है। दोस्तों यदि बात करें हम किसका, स्वपोषी पोषण का, जब बात करें हम किसका, स्वपोषी पोषण का, तो आपको ध्यान में रखना है इसके लिए जो पहला आवश्यक है वो है सूर्य प्रकाश। वो क्या आवश्यक है, सूर्य प्रकाश। जो दूसरा आवश्यक है वो है क्या, जो पूरे जीवों के लिए आवश्यक होता है, जल। और तीसरा जो आवश्यक है, तीसरा है आवश्यक कौन सा,
कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा जो आवश्यक है उसे हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। ये 4 चीजें आवश्यकता होती है स्वपोषी पोषण के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड सही जवाब है, क्लोरोफिल सही जवाब है, सूर्य प्रकाश, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। दोस्तों यदि बात करें, ये प्रकाश संश्लेषण करता है, ये क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, और प्रकाश संश्लेषण के मदद से ही, प्रकाश संश्लेषण के मदद से के कारण ही ये कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण करते ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो प्रकृति में O2 तथा CO2 के बीच क्या बना हुआ है, संतुलन बना हुआ है। O2 तथा CO2 के बीच क्या बना हुआ है, संतुलन बना हुआ है। किसके कारण, प्रकाश संश्लेषण के कारण। यदि प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच संतुलन नहीं होता है, जिस कारण से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ सकती है प्रकृति में। क्योंकि जनसंख्या बढ़ने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, पेड़ पौधा की कमी होने से ऑक्सीजन की मात्रा घटती है। क्योंकि पेड़ पौधा उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनाता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। पेड़ पौधा में यदि कमी होता है तो ऑक्सीजन नहीं छूटेगा, ऑक्सीजन नहीं वातावरण में होगा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी। कार्बन डाइऑक्साइड एक हरितगृह गैस होती है जो सूर्य की रोशनी को एब्जॉर्ब कर लेती है और धरती को तापमान को बढ़ा देती है। इसे भूतापन यानी ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से धरती पर गर्मी बढ़ती जाएगी, इसीलिए पेड़ पौधा लगाना अति आवश्यक होता है। ये बात यहाँ पर क्लियर है। दूसरा क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कैसे बाहर निकलता है। दोस्तों हमने बताया जल के अणु 2 भागों में टूटता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु में। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूट जाता है तो जल के टूटने से ऑक्सीजन निकला। ये तो सीधी सी बात हो गई ना कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किसके टूटने से निकलता है, जल के अणु के टूटने से निकलता है। यदि आपको पूछेगा जो ग्लूकोज बना C6H12O6 वो कैसे बना, तो कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने से बना। कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने से क्या बना, ग्लूकोज बना। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है। दोस्तों मैग्नीशियम के बारे में आपको पता होना, यह एक धातु है ना, इसका संकेत Mg होता है, ठीक है। तो ये जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है, क्लोरोफिल में, RBC में, वर्णी लवक में, श्वेत रक्तकण में। यानी इसे हम लोग WBC कह सकते हैं, इसे हम लोग RBC कह सकते हैं। और वर्णी लवक के बारे में आप क्रोमोप्लास्ट के बारे में जस्ट पीछे पढ़े हैं, क्रोमोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोफिल के बारे में इसे हम लोग पर्णहरित कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि पर्णहरित में ही क्या पाए जाते हैं, मैग्नीशियम पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह जाता है यहाँ का, ठीक है। चलिए, दूसरा है, चलिए ये तो विश्राम की अवस्था, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता, 72 बार। ये सब अगला चैप्टर का हो जाता है, इसलिए इस पर ध्यान नहीं देंगे। हम केवल पोषण के बारे में अभी पढ़ेंगे, तो पोषण वाला क्वेश्चन को ही लेंगे, ठीक है। जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है, तो ये तो ऊपर नीचे दोनों तरफ होगा, क्योंकि उस जाइलम है, जाइलम द्वारा तो हमें क्या ऊपर की ओर, क्योंकि जल ले जाता है जाइलम। खैर ये सब क्वेश्चन को अभी नहीं देखेंगे। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जक ये सब नहीं देखेंगे, पोषण वाला खोजेंगे। अच्छा, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। तो आपको स्पर्शक कहना है कि कूटपाद की जीव इनमें से कोई नहीं। आपको पता होना चाहिए अमीबा के सतह पर जो कूटपाद होता है उसी की मदद से भोजन को क्या करता है, पकड़ता है। ये बातें हमने बता दिया। चलिए, दूसरा, अच्छा इनमें से कौन मलेरिया परजीवी है। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम है, लिस्मेनिया है, प्रोटोजोआ है। यहाँ प्रोटोजोआ, तो आपको कहना प्लाज्मोडियम क्या है, मलेरिया परजीवी। मलेरिया रोग फैलता है इसी से, प्लाज्मोडियम से, ठीक है। आपको ध्यान रखना है मलेरिया रोग फैलता किससे है, प्लाज्मोडियम से। लेकिन इस रोग का वाहक कौन होता है, रोग फैलाने वाला कौन होता है। आपको कहना रोग फैलाने वाला क्या होता है, मादा एनोफिलीज होता है। मादा एनोफिलीज मच्छर होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर होता है रोग फैलाने वाला, ठीक है। ये जो प्लाज्मोडियम होता है इसका जीवन चक्र 2 जगह ही पूरा होता है, एक तो मच्छर में और दूसरा मानव में।
तो ये मानव में डायरेक्ट आ नहीं सकता है। तो मच्छर जब कभी कचरा में बैठता है तो मच्छर के साथ ये उसके शरीर में जाता है, मच्छर जब काटता है तो मानव में आ जाता है, इस प्रकार से रोग फैल जाता है। तो मादा एनोफिलीज मच्छर वाहक होता है, लेकिन कारक प्लाज्मोडियम होता है किसका? मलेरिया रोग का। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा कुछ भी लिखा हो, लेकिन आपको बात किया जा रहा है किसका? पूर्ण पाचन का। जब आप पाचन प्रक्रिया में जानेंगे तो पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है, तो आपको कहना है कि पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में पूर्ण रूप से पाचन होता है। अग्नाशय से 3 प्रकार का एंजाइम निकलता है। 3 एंजाइम निकलता है। 3 एंजाइम निकलता है। उस 3 एंजाइम का अगर नाम आपसे पूछें, आपको कहना है लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, ठीक है। ये एंजाइम निकलता है किससे? अमाशय से। अब सॉरी, एक मिनट, सॉरी बच्चे, यहाँ पर अमाशय, यहाँ ये निकलता है किससे? अग्नाशय से। किससे? अग्नाशय से। ये अग्नाशय से 3 एंजाइम निकलता है, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। यदि बात करें अमाशय से, ये जो अमाशय का यदि बात करें तो अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऐसे समझिए, आंतरिक दीवार पर, अमाशय के आंतरिक दीवार पर आंतरिक दीवार पर जठर ग्रंथि पाए जाते हैं। अमाशय के आंतरिक दीवार पर कौन सा ग्रंथि? जठर ग्रंथि। इससे निकलता है कौन सा रस? जठर रस। और जठर रस में क्या सब होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और क्या होता है? और हम कहेंगे यहाँ पर जो होता है वो कौन सा होता है? पेप्सिन एंजाइम होता है। और बच्चों में रेनिन भी पाया जाता है। ये केवल बच्चों में पाया जाता है। बच्चों में जो रेनिन पाया जाता है, यह दूध के, रेनिन जो है दूध के प्रोटीन को हम लोग केसिन कहते हैं, केसिन को पचाता है। दूध के प्रोटीन केसिन को पचाता है। अगर पेप्सिन का बात करें, यह प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को क्या करता है? अम्लीय बनाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। यहाँ पर जल अवशोषण होता है। क्या होता है? जल अवशोषण होता है। जल का अवशोषण कर लिया जाता है और जो अपशिष्ट बचता है वो मल द्वार द्वारा बाहर निकल दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या होने वाला? क्षुद्रांत यानी छोटी आंत। दूसरा है खुला परिसंचरण तंत्र। ये नहीं, हरे पौधों में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? प्राणी समभोजी। इससे पहले सब जो क्वेश्चन स्किप किए हैं वो फिर अगले वीडियो में हम लोग जब श्वसन का ऑब्जेक्टिव करेंगे तो उसमें क्लियर करेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। और बात करें ये परपोषी है कि परजीवी है? स्वपोषी। हरे पौधों का जब बात करते हैं ये स्वयं से भोजन निर्माण करते हैं, इसीलिए यह स्वपोषी कहलाते हैं। अगर बात करें प्रकाश संश्लेषण के लिए इनमें से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता, ये यहाँ लिखना था, कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है तो आपको कहना होगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ठीक है, ये ऑक्सीजन नहीं चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए। ठीक है, चलिए दूसरा बताना है शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी। हालांकि ये तो वेना केव होता है, इसको अभी छोड़ देंगे। दूसरा, पौधों में रसारोहण, ये भी कैमरियम सेविक का स्राव किया जाता है। ये चलिए, ये सेविक, इसी को हम लोग सलाइवा कहते हैं। सलाइवा हम लोग लार के नाम से जानते हैं। लार का स्राव किससे किया जाता है? तो लार ग्रंथियों से। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, लार ग्रंथि कहाँ पाए जाते हैं?
मुंह में पाए जाते हैं। मुंह में 3 प्रकार की लार ग्रंथि है। बोलिए पहला क्या है? पैराटिड, दूसरा क्या है? सबलैंगुअल और तीसरा क्या है? सबमैंडिबुलर। ये 3 प्रकार का क्या है? मुंह में लार ग्रंथि है। ये जो लार होते हैं, इस लार में एक एंजाइम होता है। उस एंजाइम का क्या नाम होता है? हम कहेंगे टाइलिन नाम होता है, टाइलिन। इसी को लार एमाइलेज कहते हैं, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो शर्करा है, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट में जब टैलिन मिलता है तो ये रिजल्ट के तौर पर ये माल्टोज बनाता है। क्या बनाता है? माल्टोज बनाता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट टैलिन मिलकर के क्या बनाता है? माल्टोज बनाता है। ये मीठा शर्करा होती है ना, इसीलिए ज्यादा देर रोटी चबाने से मीठा लगने लगता है। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई। सबसे पहले मुंह में आपको पता होना चाहिए, दांत के माध्यम से भोजन का टुकड़ा किया जाता है। भोजन का टुकड़ा किया जाता है। दांत के माध्यम से भोजन का क्या किया जाता है? टुकड़ा किया जाता है। यदि बात करें दांत का, तो आपको पता होना चाहिए, जो दांत है, दांत के ऊपर जो श्वेत परत, उसे हम लोग एनामेल कहते हैं। दांत के ऊपर श्वेत परत क्या कहते हैं? एनामेल कहते हैं। मानव शरीर का ये सबसे कठोर पदार्थ है। और दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। पहला होता है जिसको हम लोग कृंतक कहते हैं, है ना, इसको इंसीजर कहते हैं, और ये इसकी संख्या 8 होती है। उसके बाद हमारा होते हैं भेदक, इसको हम लोग रदनक कहते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में कैनाइन भी कह देते हैं। इसकी संख्या 4 होती है, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद होता है अग्रचवर्णक, जिसको हम लोग प्रीमोलर कहते हैं। और इसकी संख्या यदि आपको पूछे तो क्या कहना है? 8 कहना। उसके बाद होता है कौन सा? चवर्णक, जिसको हम लोग मोलर कहते हैं, और इसकी संख्या पूछेगा तो आपको क्या कहना है? 12 कहना है। ठीक है, इस प्रकार से ये क्लियर होती है। अगर बात करें मानव में दांत, तो वयस्क मानव में कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। अस्थायी दांत कहेगा तो आपको कहना है 20 दांत अस्थायी होते हैं। ठीक है, ये जो 12 होते हैं, ये आने के बाद टूटते नहीं है, जीवन भर रहते हैं। और ये जो 20 हो गए, ये टूट करके दोबारा से आते हैं। ये बात क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये क्या कहना है? लार ग्रंथियों के द्वारा। कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा का स्रोत तो सूर्य का प्रकाश ही होगा। तो ये तो अभी हालांकि श्वसन चैप्टर से। प्रकाश संश्लेषण क्रिया का एक उत्पादक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पाद के रूप में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। दूसरा है मानव हृदय में, ये 4, बाकी तो मानव रक्त में ये तो 20 ग्राम बाकी। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं। चलिए आगे, इनमें किसकी उपस्थिति का रक्तलाल हीमोग्लोबिन वसा का पाचन करता है। अच्छा, वसा का पाचन क्या करता है? देखिए, यहाँ पर एक शब्द आता है जिसका नाम होता है पायसीकरण। है ना। पायसीकरण क्या होता है? वसा के बड़े टुकड़े को छोटे छोटे बनाना। वसा के बड़े टुकड़े को छोटे छोटे बनाना क्या कहलाता है? पायसीकरण कहलाता है। ठीक है, ये पायसीकरण कहलाता है। तो वसा का जो पाचन करता है, आपको ये ध्यान में रखना है कि वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज करता है। वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज करता है। पेप्सिन पहले हमने जाना, ये प्रोटीन को क्या करता है? पेप्टोन बनाता है। प्रोटीन को क्या करता है? पेप्टोन बनाता है।
ये ट्रिप्सिन क्या करता है, इस पेप्टोन को कन्वर्ट करके पेप्टाइड बना देता है, पेप्टाइड्स बना देता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। और लाइपेज हमारा क्या करता है, वसा को, यानी लाइपेज क्या करता है, वसा को ग्लिसरॉल बना देता है, ग्लिसरॉल बना देता है। वसा को क्या बना देता है, ग्लिसरॉल बना देता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये बात। एमाइलेज क्या करता है, तो आप कहेंगे जो हमारे शर्करा होते हैं, शर्करा जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उनको ये क्या करता है, माल्टोज बना देता है। क्या बना देता है, माल्टोज बना देता है। ये बात आपको पता चल गया। ठीक है, चलिए। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है, बाकी पादप में फ्लोएम संभाग होता है। तीसरा, उसके बाद लार में कौन सा, अच्छा लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, क्या लाइपेज है, गैस्ट्रीन है, टैलिन है, पेप्सिनोजेन है। आपको कहना है लार में कौन सा टैलिन एंजाइम पाया जाता है, ये तो सभी जानते हैं। ठीक है, चलिए। उसके बाद है अग्नाशयिक रस, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है। आपको अग्नाशयिक रस में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते जो हमने लिखा, और आपको यहाँ पर याद रखना है MLT, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। तो ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज, तो हम यहाँ पर कहेंगे एमाइलेज, माल्टेज, पेप्टिडेजेज, टाइलिन और रेनिन। तो रेनिन तो नहीं होगा अग्नाशयिक रस में। ठीक है, तो पाए जाते हैं, तो यहाँ पर एमाइलेज होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन माल्टेज है तो ये भी नहीं करेंगे, पेप्टिडेजेज है, यानी हम यहाँ पर हम अग्नाशयिक में एमाइलेज होना चाहिए। ठीक है, एमाइलेज होना चाहिए या लाइपेज होना चाहिए। यहाँ पर अगर लाइपेज कर दे या क्या कर दे, ट्रिप्सिन कर दे, तो ये हो जाएगा लाइपेज, ट्रिप्सिन या टैलिन भी कह सकते हैं, क्योंकि एमाइलेज पाया जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। भोजन का सबसे अंत में अवशोषण कहाँ होता है, तो सबसे अंत में अवशोषण कहाँ होता है, बड़ी आंत में होता है। ये बात ध्यान रखना है, बड़ी आंत में होता है। अगर बात करें दोस्तों छोटी आंत की आपको पता होना चाहिए, छोटी आंत के 3 भाग है। छोटी आंत के कितने भाग है, 3 भाग है। छोटी आंत के 3 भाग है, याद रखना है। सबसे जो पहला भाग होता है, पहला भाग ऊपर वाला भाग, उसको हम लोग ड्यूडेनम यानी कि ग्रहणी के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग पक्वाशय कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पक्वाशय कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग ड्यूडेनम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा भाग जो होता है मध्य भाग, जो मध्य भाग होता है, मध्य भाग को हम लोग किस नाम से जानते हैं, जेजुलम कहते हैं। ठीक है, और बात करें पश्च भाग, जो सबसे नीचे वाला भाग होता है, पश्च भाग, तो पश्च भाग को हम लोग क्या कहते हैं, इलियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये 3 भाग होती है। अगर छोटी आंत की बात करें लंबाई की, इसकी लंबाई की, तो आपको कहना है 6 से 6.5 मीटर की लंबाई होती है। ठीक है, याद होना चाहिए छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, क्योंकि आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। सोचिए 8 से 10 मीटर में 6 मीटर का यही हो जाता है। अगर बात करें बड़ी आंत की लंबाई आपको कहना है 1.5 से 2 मीटर होती है। 1.5 से 2 मीटर होती है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। डेढ़ से 2 मीटर होती है। अगर बात करें इसी प्रकार से हम कि एक चीज आपको उत्तर देना है कि भोजन जब करते हैं तो वो सांस नली में नहीं जा करके ग्रसनी के माध्यम से, ग्रासनली के माध्यम से अमाशय में जाता है। तो यहाँ कौन सा ढक्कन लगा होता है, गला में जो ढक्कन होता है, जो फेफड़ा में जाने से रोकता है, जो फेफड़ा में भोजन को जाने से रोकता है, उसे क्या कहते हैं, बोलिए इपीग्लोटिस कहते हैं। इपीग्लोटिस के नाम से जानते हैं। क्लियर है बात, इपीग्लोटिस कहते हैं। तो ये हमारा लगता है सभी बातें क्लियर हो रहा है आपको।
ठीक है। बाकी देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है कौन सा चीज उत्पन्न होता है, तो आपको कहना है कि वसा बनता है कि विटामिन, कार्बोज की प्रोटीन, आपको कहना कार्बोज बनता है। कार्बोज यानी ग्लूकोज बनता है। जो हमारा कार्बोज होता है, कार्बोहाइड्रेट का भी उत्पन्न यानी ग्लूकोज बनता है। दूसरा बात है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है, ऑक्सीजन कहाँ से आता है, तो आपको कहना ऑक्सीजन का मूल स्रोत, यदि बात करें प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन का मूल स्रोत, तो ऑक्सीजन हमारा किससे आता है, जल से टूटता है, जल से टूट करके ऑक्सीजन आता है, ये बात ध्यान में रखना है। सांस लेने और छोड़ने को क्या कहते हैं, ये तो श्वासोच्छवास कहते हैं, खैर ये श्वसन चैप्टर में हम लोग करेंगे। पीत रस कहाँ स्रावित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले हमारे शरीर में एक त्रिभुजाकार ग्रंथि होती है, इसको हम लोग लीवर कहते हैं। लीवर यानी हम लोग यकृत के नाम से जानते हैं। और इस ग्रंथि का जो वजन का बात करें तो 1.5 kg होता है, 1.5 kg होता है। शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होता है, क्या कहेंगे, शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है, शरीर का सबसे बड़ी क्या है ग्रंथि, हमारा कौन है, लीवर है। इसी लीवर में एक छोटा सा ऐसे संरचना होती है, जिसे इसी को हम लोग पित्ताशय कहते हैं। और पित्ताशय से जो स्राव होता है वो किसका स्राव होता है, पीत का स्राव होता है। ये पीत क्या करता है, भोजन से ग्रहणी में मिलता है, छोटी आंत के जो भाग होता है ग्रहणी में मिलता है। पीत भोजन से कहाँ मिलता है, ग्रहणी में मिलता है। और पीत भोजन को क्या करता है, भोजन को क्षारीय बनाता है, भोजन को क्षारीय बनाता है। और पीत क्या करता है, जीवाणु को नष्ट करता है, ये भी आपको ध्यान में रखना, जीवाणु को नष्ट करता है। तो पीत का ये कार्य हो गया। ये आपके पास क्वेश्चन रहा, बढ़िया से लिखिएगा इस क्वेश्चन को, पीत का कार्य लिखें। अम्ल का भी वही काम है जो हमारे रोगाणु होते हैं उसको मारना, भोजन को अम्लीय बनाना। तो पाचन में अम्ल की भूमिका लिखे, है ना। इसी जगह पर ऐसे भी कह सकता है, पाचन में एंजाइम की महत्व लिखे। ये सब क्वेश्चन अपना से आपको लिखना है। एंजाइम क्या करता है, भोजन को पचाता है ना, भोजन को पचाने में बड़े बड़े टुकड़े को छोटे छोटे करने में एंजाइम मदद करता है। तो पीत रस कहाँ से निकलेगा, तो यकृत से निकलेगा, यकृत के अंदर पित्ताशय होते उसी से निकलता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है श्वसन वाला है, ये तो छोड़ दें। दूसरा बात है, एक स्वच्छ मनुष्य से थिलंदाव, ये हमारा तंत्रिका तंत्र आ गया। उसके बाद मनुष्य में ब्रीक एक तंत्र भाग हो गया, पादप में जाइलम हो गया। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो ये तो सभी हो जाएंगे, ये सब क्वेश्चन हम कर चुके हैं। पाइरुवेट विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, फिर स्वपोषण होता है किसमें, तो स्वपोषण हरे पौधों में होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। बाकी देख लेते हैं और कौन सा प्रश्न है इनमें, कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक पूछ रहा है। प्रकाश संश्लेषी अंग का अगर बात करें, प्रकाश संश्लेषी अंग तो पत्ती है, हरित लवक है और ग्राना है, एस्ट्रोमा है। तो प्रकाश संश्लेषी अंग का बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, पत्ती हो जाएगा। अंगक का बात करें, अंग का छोटा भाग तो उसको क्या कहते हैं, अंगक, तो ये हमारा क्या हो जाता है, हरित लवक हो जाता है, ये बात ध्यान रखना है। जो पत्ती है, पौधों का रसोई घर इसे कहते हैं, पौधों का क्या कहते हैं, रसोई घर कहते हैं। रसोई घर, पौधों का क्या कहते हैं, रसोई घर के नाम से जानते हैं किसको, पत्तियों को। ये जो हरा होता है किसके कारण, तो आपको कहना है क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल हरा होता है किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण, ये बात ध्यान रखना है। एक चीज याद रखिएगा, एस्टोमेटा होता है पत्तियों के सतह पर छोटे छोटे छिद्र, पत्तियों
पत्तियों के सतह पर छोटे छोटे छिद्र को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए, कौन सी सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, तो कौन सा चीज जी, तो हम कहेंगे श्वसन सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। तो प्रकाश संश्लेषण तो केवल अपना लोग तो होता नहीं है, सबके लिए अनिवार्य कैसे होगा। वाष्पोत्सर्जन, तो वाष्प बन के पौधों से पानी निकलता है। चलन तो पेड़ पौधा में होता नहीं, अपना लोग में चलन होता है। तो मतलब श्वसन सभी लोग करते हैं, तो श्वसन सभी जीवों के लिए क्या है, अनिवार्य। आगे देखिए, चलिए, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कहाँ है, तो इसी बात को हमने लिख दिया। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कितना कौन होता है, छोटी आंत लगभग 6 मीटर की होती है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पत्तियों में गैसों का जो आदान प्रदान होता है, तो एस्टोमेटा जो हमने अभी लिखा था, वो छोटे छोटे छिद्र, इसी को हम लोग रंध्र कहते हैं। इसी के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको कहना है कि मंड परीक्षण के लिए हरे पत्ते को आयोडीन में डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है, क्यों। पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए, इनमें से सभी। तो आपको ये कहना, देखिए आपको पता होना चाहिए जो हमारा आयोडीन होता है, आयोडीन प्लस मंड को हम लोग स्टॉर्च कहते हैं। ये दोनों जब मिलता है तो ये नीला काला रंग देता है। कौन सा रंग, नीला काला रंग प्रदान करता है, ध्यान में रखना है। जैसे आयोडीन अगर आप किसी आलू को काट कर उस पर डालिएगा तो नीला काला हो जाएगा, वो आपको ध्यान में रखना है। तो उससे पहले अल्कोहल में हम उबाल लेते हैं। पत्तियां में अगर मंड टेस्ट करना हो, भोजन टेस्ट करना हो, आयोडीन के घोल में डालने से पहले क्या करते हैं, अल्कोहल में उबाल लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि क्लोरोफिल जो है उसका रंग उड़ जाए, उसका क्या हो जाए, रंग उड़ जाए, इसके लिए, ठीक है। तो पत्तियों का रंग उड़ाने के लिए क्या करते हैं, रंग उड़ाने मतलब क्लोरोफिल को घोलने के लिए हम उसको अल्कोहल में उबालते हैं। ये तो स्लाइड पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है 10 गुना पर, ये आपको ध्यान रखना 10x पर। बाकी पौधा हरा क्यों होता है, तो आपको कहना है किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण पौधा क्या होते हैं, हरे रंग के होते हैं। लार ग्रंथि से क्या निकलेगा, तो लार ग्रंथि से क्या निकलेगा, लार निकलेगा। लार ग्रंथि से क्या निकलेगा, लार निकलेगा। लार को क्या कहते हैं, सलाइवा कहते हैं। लार को क्या कहते हैं, सलाइवा। लार ग्रंथि से लार निकलेगा, यानी कि उसको क्या कहते हैं, सलाइवा कहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। एक और क्वेश्चन आपके पास है कि हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो आपको कहना है कि हरे भाग में, हरित लवक के हरे भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात आपके सामने है कि स्टोमेटा जो होता है, आपको ध्यान रखना है कि स्टोमेटा जो होती है इस प्रकार से, ये मान लीजिए स्टोमेटा हमारा ये छिद्र है, तो ये जो कोशिकाएं होती है, ये जो कोशिकाएं हैं दोनों तरफ से, ये जो दोनों तरफ से कोशिका है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, द्वार कोशिका कहते हैं। द्वार कोशिका कहते हैं, मतलब गार्ड सेल के नाम से जानते हैं, द्वार कोशिका कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। यही इसको बंद करता और खोलता, इसी के हाथों में नियंत्रण होता है इसका, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए
अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो आपको कहना है अमीबा में पोषण कैसा होता है? अंतर्ग्रहण करके अमीबा क्या करता है? भोजन को अंतर्ग्रहण करके तब पोषण करता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद प्रश्न है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो आपको कहना है कौन सा? लीवर है। और बात करें अगर अंतःस्रावी लगा देगा तब बच्चा क्वेश्चन का आंसर बदल जाएगा। तब आपको थायराइड खाना है। क्या खाना है? थायराइड खाना है। ठीक है, ये गले में पाया जाता है, ये भी आपको खाना है। जब अंतःस्रावी कहेगा तो वैसे केवल ग्रंथि खा तब आपको लीवर यानी यकृत करना 1.5 kg वजन का होता है। अगला प्रश्न है भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसको कहेंगे ये अपचयन अभिक्रिया है, क्योंकि भोजन बड़े बड़े टुकड़ा जब छोटे छोटे टुकड़ा में टूटता है, बड़े बड़े टुकड़ा जब छोटे छोटे टुकड़ा में टूटता है उसको हम लोग अपचयन के नाम से जानते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए पोषण कितने प्रकार के होते हैं ये आपको कहना था। हमने पहले ये सब प्रश्न कर दिए। तो पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रकाश संश्लेषण का सही समीकरण देना है, जो हमने पिछले स्लाइड पर कर दिया था। जो हमारा जल है, जल 12 होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड 6, ठीक है, क्लोरोफिल सनलाइट होना चाहिए, इसके बाद ग्लूकोज बना, ऑक्सीजन बना और जल बना। तो ये तो बना, संतुलित देखना है, संतुलित इसमें नहीं है, तो बाकी संतुलित किसमें होगा? 6 इसमें है, इसमें तो है लेकिन इधर है। चलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में हमारा हो जाएंगे। तो ये हमारा पहले से देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड है और जल है, सनलाइट, क्लोरोफिल है, ग्लूकोज बना, ऑक्सीजन बना और जल। तो यहाँ पर संतुलित कर ली, जैसे कार्बन 6 है तो कार्बन 6 मिल गया, हाइड्रोजन 12 दूना 24 हो गया, हाइड्रोजन 12 14 12 12 12 24 हो गया, ऑक्सीजन बात करें 12 और 6 दूना 12, 12 12 24 हो गया, ऑक्सीजन 6 6 दूना 12 6 18 6 24 हो गया। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अब लगता है भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? इसे हम लोग अंतर्ग्रहण के नाम से जानते हैं। भोजन को अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण करते हैं जब भोजन से जल का अवशोषण करना, जल अवशोषण करने को अवशोषण कहते हैं। जल अवशोषण ये बड़ी आंत में होता है और छोटी आंत में स्वांगीकरण होता है। जब भोजन से पोषक तत्व ग्रहण कर लिया जाता है, पोषक तत्व ग्रहण कर लिया जाता है, पोषक तत्व ग्रहण कर लिया जाता है रसांकुर के द्वारा, क्योंकि छोटी आंत के आंतरिक दीवार पर, छोटी आंत के आंतरिक दीवार पर बाल जैसी रचना होती है, जिसे हम लोग रसांकुर कहते हैं। रसांकुर यानी दीर्घ रोम कहते हैं। इसी दीर्घ रोम के माध्यम से पोषक तत्व क्या होते हैं? ग्रहण कर लिए जाते हैं। तो उसी प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर जैव प्रक्रम खत्म होता है, जैव प्रक्रम का पोषण खत्म होता है, बाकी कुछ ही श्वसन में कुछ ही बचा हुआ है। ठीक है, तब हम लोग हार्मोन नियंत्रण संबंध में पढ़ेंगे। श्वसन में कुछ ही ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है, लगभग 15-20 ऑब्जेक्टिव होंगे और पूरा चैप्टर आप खत्म कर देंगे। आपको अभी जो हमने पढ़ाया, आप विश्वास कीजिए पोषण चैप्टर से आपका एक भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो एक बार और यदि आपको समझ में नहीं आया तो फिर से ध्यान से देख लीजिए, वीडियो यूट्यूब पर अपलोड रहेगा। विश्वास करता हूँ ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और आगे आपके लिए लगातार सेशन लाता रहूँ। धन्यवाद, सत श्री अकाल। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।